इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो दुनिया की तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ परमाणु हमला यकीनन एक ऐसा ही पल था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक उसी दौर में वापस जाएंगे और इस पूरी घटना को समझेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। हम सीधे ऐतिहासिक दस्तावेजों, मिलिट्री रिकॉर्ड्स और साइंटिफिक डेटा के जरिए बात करेंगे। हमारा मकसद यहाँ किसी सही या गलत का फैसला करना नहीं है, बल्कि तथ्यों के आधार पर इस बेहद जटिल और ऐतिहासिक घटना की गहराई तक पहुँचना है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बम बनने और उसके इस्तेमाल तक का सफर, फिर 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी के दिन की पूरी टाइमलाइन। उसके बाद हम बात करेंगे जापान के आत्मसमर्पण और इसकी भयानक मानवीय कीमत की, और अंत में समझेंगे इसकी उस परमाणु विरासत को जिसका साया आज भी हमारी दुनिया पर है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, बम की ओर कदम। देखिए 1945 आते आते हालात बहुत ही खौफनाक हो चुके थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जो इतनी जल्दबाजी थी, उसके पीछे का गणित सच में डराने वाला था। मित्र राष्ट्रों ने जापान की मुख्य भूमि पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन डाउनफॉल नाम की एक योजना बनाई थी। और जानते हैं, अमेरिकी युद्ध सचिव के एक अध्ययन के मुताबिक इस ऑपरेशन में लाखों सैनिकों और नागरिकों के मारे जाने का अनुमान था। दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये थी कि इवो जिमा जैसी लड़ाई में 21,000 जापानी रक्षकों में से 99% मारे गए थे। मतलब जापानी सेना सरेंडर करने के बजाय आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थी। और बस इसी खौफनाक गणित ने मिलिट्री को एक बिल्कुल नए और भयानक हथियार की तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर हिरोशिमा को ही क्यों चुना गया। तो आपको बता दूं कि इसके पीछे टारगेट कमिटी की बहुत ही कैलकुलेटेड, या यूं कहें कि बिल्कुल मशीन जैसी सोच थी। उन्होंने ऐसे शहरों को चुना जो 3 मील से बड़े हों और जहां धमाके की लहरों से सबसे ज्यादा नुकसान हो। सबसे बड़ी बात, उन्होंने जानबूझकर हिरोशिमा जैसे शहरों पर सामान्य हवाई हमले नहीं किए। क्यों? ताकि जब इस नए बम को गिराया जाए तो इसकी तबाही को बिल्कुल साफ साफ नापा जा सके। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, एक तरह का खौफनाक साइंटिफिक टेस्ट भी था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस बम का सिर्फ कोई डेमो नहीं दिया जा सकता था? मतलब बिना शहर गिराए जापानी सेना को इसकी ताकत दिखा दी जाती? कुछ वैज्ञानिकों ने ये सुझाव दिया भी था, लेकिन सैन्य कमांडर्स और बाकी वैज्ञानिकों को लगा कि अगर पहले से चेतावनी दे दी तो शॉक फैक्टर खत्म हो जाएगा। और ये भी सोचिए कि ये अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट था और बम सिर्फ 2 ही तैयार थे। अगर डेमो फेल हो जाता या जापान वहां मित्र राष्ट्रों के युद्ध बंदियों को ले आता तो क्या होता? पूरी बाजी पलट सकती थी। इसीलिए तय हुआ कि इसका सीधा मिलिट्री इस्तेमाल ही किया जाएगा। चलिए अब उस दिन की टाइमलाइन पर चलते हैं जब ये सब हकीकत में बदला। 6 अगस्त, हिरोशिमा। उस सुबह की जो पूरी प्रक्रिया थी वो इतनी सधी हुई थी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात 12:05 पर हिरोशिमा में खतरे का सायरन बंद हो चुका था। सब नॉर्मल लग रहा था। सुबह 7:09 पर स्ट्रेट फ्लश नाम के एक मौसम जांचने वाले विमान ने रिपोर्ट दी कि आसमान बिल्कुल साफ है। और फिर ठीक 8:15 पर B-29 बॉम्बर एनोला गे ने शहर के ठीक ऊपर लिटिल बॉय नाम का वो यूरेनियम बम छोड़ दिया। आसमान में जो प्रक्रिया एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह चल रही थी, जमीन पर उसका परिणाम कुछ और ही था। बम गिरते ही एक अंधा कर देने वाली चमक हुई और फिर एक ऐसा धमाका जिसने पल भर में शहर को मलबे में बदल दिया। वहां बचे हुए लोगों ने इसे पिकाडॉन कहा, यानी फ्लैश और बूम। फोटोग्राफर योशितो मत्सुशिगे, जिन्होंने उस दिन की इकलौती तस्वीरें खींची थीं, उनके ये शब्द उस दिन की भयावहता को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करते हैं। ये नर्क से निकली किसी चीज जैसा था। जरा एक पल के लिए उस तबाही की कल्पना कीजिए। धमाके के केंद्र से 1.6 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ, लिटरली सब कुछ भाप बनकर उड़ गया। जगह जगह लगी आग ने मिलकर एक विशाल फायर स्टॉर्म का रूप ले लिया, जिसने 11 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को राख कर दिया। और सबसे दिल दहलाने वाली बात, शहर के 90% डॉक्टर या तो मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए। मतलब जो लोग बच भी गए थे उनके लिए कोई मदद नहीं थी। और इसके कुछ ही देर बाद आसमान से रेडियो एक्टिव मलबे से भरी एक काली बारिश होने लगी। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, 9 अगस्त और नागासाकी की घटना।
हिरोशिमा का मिशन जहां बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग से हुआ था, वहीं नागासाकी वाला मिशन शुरुआत से ही दिक्कतों से भरा था। बॉक्सकार नाम का विमान एक खराब फ्यूल पंप के साथ ही उड़ चला था। उनका असली टारगेट था कोकुरा शहर, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो पास के ही एक शहर में लगी आग के धुएं ने कोकुरा को पूरी तरह ढक रखा था। ईंधन लगातार कम हो रहा था, इसलिए विमान को अपने बैकअप टारगेट नागासाकी की तरफ मुड़ना पड़ा। वहां भी आसमान में बादल थे, लेकिन ठीक 11:01 पर बादलों में एक हल्की सी दरार दिखी और बस अगले ही मिनट फैट मैन प्लूटोनियम बम गिरा दिया गया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अहम फैक्ट है जिसे समझना जरूरी है। नागासाकी पर जो फैट मैन बम गिरा वो असल में हिरोशिमा वाले बम से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन नागासाकी की भौगोलिक स्थिति, खास तौर पर ओराकामी घाटी ने इस धमाके की लहरों को एक सीमित इलाके में रोक लिया। इससे वो भयानक फायर स्टॉर्म तो नहीं बना, लेकिन उस इंडस्ट्रियल वैली में मौजूद मित्सुबिशी के कारखाने और ऐतिहासिक ओराकामी कैथेड्रल जैसी इमारतें पल भर में मिट गईं। हालांकि आग कम फैली, लेकिन इंसानी जानों का नुकसान यहाँ भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अब बात करते हैं इसके नतीजों की। जापान का आत्मसमर्पण और वो मानवीय कीमत जो दुनिया ने चुकाई। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये महज कोई आंकड़ा नहीं है। 1945 के आखिर तक इन दोनों शहरों में कुल मिलाकर 1,50,000 से लेकर 2,40,000 लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया। इनमें से लगभग आधे लोग तो धमाके के दिन ही उस भयंकर गर्मी और झटके से मारे गए थे। जो बचे वो अगले कुछ हफ्तों और महीनों में जलने, चोटों और रेडिएशन की वजह से तड़प तड़प कर जान गंवा बैठे। और हाँ, मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या आम नागरिकों की थी। अक्सर लोगों को लगता है कि बस इन 2 बम्बों की वजह से जापान ने घुटने टेक दिए, लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे कई बड़े ऐतिहासिक दबाव एक साथ काम कर रहे थे। एक तरफ तो परमाणु बम्बों का वो भयानक विनाश था ही, लेकिन दूसरी तरफ ठीक 9 अगस्त को ही सोवियत संघ ने भी जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी और मंचूरिया पर हमला कर दिया था। जापानी लीडरशिप उस वक्त भी 2 धड़ों में बटी हुई थी। अंत में जापान के सम्राट हिरोहितो ने खुद दखल दिया और 15 अगस्त को रेडियो पर आत्मसमर्पण का ऐलान किया। इस पूरी घटना के बाद जापान में एक शब्द बहुत आम हो गया, हिबाकुशा। इसका मतलब है विस्फोट से प्रभावित लोग। ये वो लोग थे जो इस प्रलय से किसी तरह जिंदा बच गए थे, लेकिन उनका संघर्ष उस धमाके के बाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि असल में शुरू हुआ था। एक तरफ तो वो रेडिएशन की वजह से होने वाली अनजान बीमारियों से जूझ रहे थे और दूसरी तरफ समाज उनसे भेदभाव करने लगा था। उस वक्त लोगों को लगता था कि शायद रेडिएशन की बीमारियां छूने से फैलती हैं। ये एक ऐसा दर्द था जो पीढ़ियों तक चला। अगर हम पिछले कई दशकों के मेडिकल डेटा को ध्यान से देखें तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। डेटा साफ दिखाता है कि जो लोग जिंदा बचे उनमें ल्यूकीमिया और दूसरे कैंसर होने का रिस्क बहुत ज्यादा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिथक भी टूटता है। अक्सर कहा जाता है कि बमबारी के बाद पैदा हुए बच्चों में जन्म दोष थे, लेकिन मेडिकल रिसर्च बताती है कि जो बच्चे बमबारी के बाद गर्भ में आए उनमें जन्म दोषों की कोई बड़ी वृद्धि नहीं पाई गई। गंभीर असर सिर्फ उन बच्चों पर दिखा जो हमले के वक्त गर्भ में थे, खास तौर पर 8 से 15 हफ्ते के बीच। और अब अंत में बात करते हैं हमारी दुनिया पर छोड़ी गई उस विरासत की, द न्यूक्लियर लेगेसी। देखिए, इतिहास को लेकर हमेशा अलग अलग नजरिए होते हैं और इस विषय पर तो स्कॉलर्स आज भी बटे हुए हैं। एक पक्ष मजबूती से ये तर्क देता है कि ये बमबारी भले ही क्रूर थी, लेकिन बहुत जरूरी थी। उनके मुताबिक अगर ये बम नहीं गिरते तो मुख्य भूमि पर आक्रमण होता और उसमें दोनों तरफ के लाखों लोग मारे जाते। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का मानना है कि जापान वैसे भी हार मान ही रहा था। उनका तर्क है कि इन बमों का इस्तेमाल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि सोवियत संघ को अपना दबदबा दिखाने के लिए किया गया था। ये दोनों ही बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। 1945 में उन 2 बमों ने जिस चीज की शुरुआत की वो शायद सबसे भयानक थी, हथियारों की अंधी होड़। अमेरिका का जो एकाधिकार था वो 1949 में सोवियत संघ के परीक्षण के साथ ही खत्म हो गया और फिर 1950s के दशक आते आते दोनों देशों ने हाइड्रोजन बम बना लिए जो हिरोशिमा के बमों से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर थे। सोचिए 1945 के वो हाथ से बनाए गए बम कितनी तेजी से पूरी दुनिया को कई बार खत्म कर सकने वाले हथियारों में बदल गए। तो हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। हमने उस भयानक तबाही के पन्ने पलटे, उस मशीन जैसी प्लानिंग को समझा और लाखों लोगों के दर्द को करीब से देखा।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अब हमारे सामने खड़ा है वो ये है कि 1945 की ये खौफनाक विरासत आज के हमारे ग्लोबल सिक्योरिटी बैलेंस को कैसे तय कर रही है। वो जो 2 बम गिरे थे वो सिर्फ इतिहास का कोई पुराना चैप्टर नहीं है, बल्कि वो आज भी हमारे भविष्य के ऊपर एक साए की तरह मंडरा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होगी।